अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बानी पीटीआई के लिए ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है। एक एक करके बानी पीटीआई के केसेस रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। तोशाखाना, अलकादे ट्रस्ट और अब साइफर केस में रिलीफ पर रिलीफ का सिलसिला जारी है। वाकिफान हाल कहते हैं कि बानी पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया सब बयानियों पर भारी पड़ रहा है। बानी पीटीआई पर बज़ाहिर अब एक ही केस, इद्दत में निकाह का केस बाकी रह गया है, जो बकौल पीटीआई के खत्म हो जाएगा और बानी पीटीआई जेल से रिहा हो जाएंगे। देखा जाए तो इस वक्त तहरीक इंसाफ की पांचों उंगलियां घी में, सर कड़ाही में है, क्योंकि रिलीफ का सिलसिला उनके लिए चल निकला है। तहरीक इंसाफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपने बयानिए में शिद्दत ला रही है। यही वजह है कि पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान और अली मीन गंडापुर ये कहते हुए नजर आते हैं कि इमरान खान को जेल में रखने वालों का हिसाब लिया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत बहुत कमजोर पोजीशन पर खड़ी दिखाई देती है। सितम जरीफी देखिए कि मुस्लिम लीग नून जब ऑपोजिशन में थी तब भी उसका मैच अदलिया से पड़ा हुआ दिखाई देता था, और आज हुकूमत में है तब भी यही सूरत हाल है। यानी नून लीग की सियासी किस्मत की लकीरों में किसी किस्म का कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। अब जाहिर है कि हुकूमत इस वक्त कमजोर पोजीशन पर खड़ी है, जिसको मजबूत करने के लिए अब वो अदलिया और तहरीक इंसाफ की गठजोड़ का कार्ड खेल रही है। साइफर केस का फैसला बानी पीटीआई के हक में आते ही फिर से नून लीग की तनकीद की तोपों का रुख अदलिया की जानिब हो गया है। अब सवाल यह है कि अदलिया पर तनकीद करके नून लीग मतलूबा नताइज हासिल कर सकेगी। बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत फ्रस्ट्रेशन का शिकार, और यही वजह है कि तजावुजात की आड़ में पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट में सीडीओ ऑपरेशन के जरिए इसको सील किया गया, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खोलने का हुक्म दे दिया है। हुकूमत की बकौल तहरीक इंसाफ पर अदालत से रिलीफ का दर खुल चुका है। सवाल तो ये भी है कि हुकूमत अपने जारहाना रवैये अपनाने से पीछे हटेगी, क्योंकि इस जारहाना तर्ज सियासत से सिर्फ बानी पीटीआई को रिलीफ मिला है। बानी पीटीआई के लिए प्रोडक्टिव साबित हुआ, और हुकूमत के लिए जारहाना तर्ज अमल कोई सूदमंद साबित नहीं हुआ। अब ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत इस वक्त दो धारी तलवार पर खड़ी है। हुकूमत एक तरफ अदलिया और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ से बरसरे पैकार है। हुकूमत की जानिब से अदलिया पर वार का सख्त रद्द-ए-अमल भी अदलिया की जानिब से दिया जा रहा है। पिछले दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदलिया में मौजूद काली भेड़ों का जिक्र किया और अदालत में भी इस बयान का चर्चा रहा। सब दिखाते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से क्या कहा गया था। पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, मगर चंद काली भेड़े जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूं इमरान नियाजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से इन पर्टिकुलर आज जो स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है, बानी पीटीआई से वकला टीम की मुलाकात अडयाला जेल में हुई, और एक स्ट्रैटेजी यही दिखाई देती है कि जो जारहाना तर्ज सियासत है उसी जारहाना तर्ज सियासत को कंटिन्यू किया जाएगा। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शौकत बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज मुलाकातों का दिन था, अडयाला में लीगल टीम से बानी पीटीआई की मुलाकातें हुई। बानी पीटीआई की अब इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन क्या है? क्या जारहाना तर्ज सियासत जो खासा प्रोडक्टिव भी साबित हो रहा है, अदालतों से तो पीटीआई रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो रही है, इसको यूं ही जारी रखेंगे? बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखते हैं। वो उन्हें जब साइफर केस का बताया गया, उन्होंने कहा अल्लाह हक है, अल्लाह सच का है, और उन्होंने कहा, मैंने पहले दिन कहा था कि जब ये केस लगेगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और सच कौम के सामने आ गया। उन्होंने कहा झूठ झूठ होता है। इंशाल्लाह मैं किसी डील के ज़रिए नहीं, किसी अंडर हैंड कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ या दूसरा टोला डीलें करके मुल्क से बाहर भाग जाता है, कोई डील नहीं करूंगा। मैं अपने अदालतों में केसेस लड़ूंगा, लेकिन अदालतों से कब नहीं लड़ूंगा। मुझे अपने इदारों पे इत्मीनान है, इसलिए बड़ी क्लैरिटी है कि आपने देखा कि उनके ऊपर 200 मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यहाँ पर उनको गद्दार, दहशतगर्द, करप्ट, इवन अंदाज़ा कीजिए बदकिस्मती कि हम एक मुसलमान माशरे में रहते हैं, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होगा। पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है कि आज साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सिर्फ शादी के जुर्म में अंदर हैं कि उन्होंने निकाह किया है और जुर्म में अंदर हैं, बाकी उनके खिलाफ अब कोई मुकदमा नहीं है, सब मुकदमों में वो जमानत पर हैं। बस साहब आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई कहते हैं कि मैं डील नहीं करूंगा। बानी पीटीआई से डील कर कौन रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम? बानी पीटीआई से डील तो पहले दिन कर रहे थे, जो हमेशा करते हैं और कहते हैं कि आप आराम से बाहर चले जाएं, ज़बान बंद कर लें,
आप 5 साल बाद वापस आ जाएं। इवन पहले हफ्ते में जब खान साहब अटक में थे, वहां उनको ऑफर की गई थी। किसने ऑफर की है, क्या ऑफर है? मैं तो आज की बात कर रहा हूँ खासतौर पे उस कॉन्टेक्स्ट में, और आज का तनाजुर क्या है, कौन डील कर रहा है, कौन क्या डिमांड कर रहा है बानी पीटीआई से? रेहान, डिमांड एक ही है। इस वक्त इमरान खान पूरे पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जो फेडरेशन की अलामत है, जो पूरे पाकिस्तान में एक ही आवाज़ है, जान अल्लाह दी वोट खान दा। इसलिए आप समझ लीजिए कि इमरान खान जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी इंतशार है, जो मुआशी अदम इस्तेकाम है, जो इस वक्त पाकिस्तान में बार बार कह रहा हूँ, जो कहते हैं कि बेगर आर नॉट चूजर्स, वो लोग जो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया, जिनको अवाम जेल में देखना चाहते थे, कोई सदर, कोई वजीर आजम, कोई वजीर आला बन गया, कोई गवर्नर बन गया, कोई वजीर बन गया। आज अवाम का इत्मीनान सिर्फ इमरान खान पर है, और इमरान खान एक ही बात चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो आईने पाकिस्तान है उसके मुताबिक निज़ाम चलना चाहिए। जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, एस्टेब्लिशमेंट अपने रोल में वापस जाए। पार्लियामेंट का जो रोल है, पार्लियामेंट बानी पीटीआई को कुछ चार्टर ऑफ डिमांड्स है, को बानी पीटीआई से कुछ कहा जा रहा है, को डील कर रहा है, ये स्वीपिंग, मतलब मुझे तो बताइए ना कि एट दिस पॉइंट इन टाइम कौन है जो डील का कह रहा है और क्या मुतालबा है उसका? मैं फिर आपको कह रहा हूं कि डील एक बात की है, जो माजी में आपने देखा कि जब जो भी ये करप्ट टोला काबू आता था, जिनके इंटरेस्ट मुल्क से बाहर हैं, जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से माल लूट के बाहर ले गए, आपको याद नहीं है? मियां नवाज शरीफ 2 दफा, आपको पता है, जब पकड़े गए उन्होंने कहा कि मेरी तो 5 साल की डील हुई है, खाना काबा में हलफ देते रहे, बाद में पता चला 10 साल की डील हुई है। इसी तरह अभी क्या हुआ, प्लेटलेट्स वाला मामला आपके सामने है, वो तो आपकी हुकूमत ने भेजा ना उनको, दोबारा फिर वापस आ गए जी। वो तो आपकी हुकूमत ने भेजा, तहरीक इंसाफ ने भेजा नवाज शरीफ साहब को। बिल्कुल हमारी हुकूमत हमारी थी, लेकिन भेजने वाले जिन्होंने उनकी रिपोर्ट्स तैयार करवाई जाली, जिन्हों को आपको अब तो हकीकत सामने आ गई। मेडिकल बोर्ड आपने तश्कील दिया था, उनकी पार्टी के लोग हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद सूबाई वजीर सेहत क्या थी। कह रहे हैं? मेडिकल बोर्ड आपका था, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद थी। ये तो मैटर कैबिनेट से खुद खान साहब ने कहा है कि मैंने भेजा, जब डॉक्टर शीरी मजारी के आंखों में आंसू आ गए तो मैंने भेजा। ये तो मामला बड़ा क्लियर है ना। बसर साहब ऐसे तो ना करें, मुझे आप ये बताइए कि आज आपको कुछ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी। रेहान भाई, आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में से कौन सी आपने किस लैब से कौन सी रिपोर्ट तैयार करवानी है? हम तो यही देख रहे हैं कि उनकी तबीयत बड़ी खराब है। इवन आपने नाम लिया, हमारी शीरी मजारी साहबा कैबिनेट मीटिंग में रो पड़ी, उनकी आंखों में आंसू थे कि खान साहब अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। सुप्रीम कोर्ट कहने लगी, हमें हाई कोर्ट कहने लगी कि अगर अल्लाह ना करे मियां साहब को कुछ हो गया तो क्या होगा। अल्टीमेटली हमने वो जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई, मैं फिर आपको कह रहा हूं, वो रिपोर्ट्स किस लैब में गई, वो रिपोर्ट कौन से खून की थी, उसके बाद तो हर चीज सामने आ गई कि मियां साहब 2 साल लंदन में रहे हैं, 3 साल, एक दिन किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, किसी दिन कोई उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया। उनका कहा जा रहा था कि प्लेटलेट्स खत्म हो गए, हार्ट का पता नहीं, कम से कम कुछ नहीं तो अल्लाह ताला उनको सेहत वाली जिंदगी दे, कुछ 100-200 बीमारियां उनका वो डॉक्टर अदनान बताता साहब। आपका नैरेटिव अपनी जगह पर, देखिए आपका नैरेटिव अपनी जगह पर, लेकिन दूसरी तरफ से तो खबरें ये भी हैं कि पीटीआई पर पाबंदी भी लग सकती है। तो पहले ही आपका क्या ख्याल है कि 1 साल से जो जुल्म, जो जबर, जो बर्बरियत तहरीक इंसाफ और इमरान खान के चाहने वालों पे हुई है, ये तो किसी बदतरीन मार्शल में भी नहीं हुई। दूसरी पाबंदी की बात, और पाबंदी कौन सी होती है मेरे भाई? हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया, हम तो पार्टी के निशान के बगैर इलेक्शन में गए, हमारी पार्टी तोड़ दी गई, कहा गया इमरान खान हिस्ट्री, इमरान खान को नहीं आने दिया जाएगा। वो तो मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह हक है, इंसान एक सोचता है, होता हुआ जो रब चाहता है। 9 मई पता नहीं क्या क्या कहा गया, दहशतगर्द कहा गया, हमें अवाम ने फैसला कर दिया, हर कुछ कहने के बावजूद 9 मई के बयानियों को मुस्तरद कर दिया, और अवाम ने पार्टी पे पाबंदी है, शौक पूरा कर लें, लगा लें पाबंदी, करें शौक पूरा। आपको लगता है कि उसका फायदा तहरीक इंसाफ को हुआ, जो बल्ले का इंतखाबी निशान लिया गया और आज़ाद हैसियत में आपके कैंडिडेट्स ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, उसका फायदा तहरीक इंसाफ को हुआ? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, ये बहुत, अगर हमारे पास बल्ले का निशान होता, मैं आज भी कहता हूं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के उस फैसले ने जिसमें उन्होंने हमसे बल्ले का निशान छीना, आज इस वक्त अभी आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीट्स हैं, खवातीन की सीट हैं, और जो सियासी इंतशार है वो तमाम उस फैसले की वजह से है। अगर बल्ले का निशान हमारे पास होता
तो मेरे भाई अभी तो इनको 17 सीटें मिली हैं ना मुस्लिम लीग नून को, और इनको ये भी ना मिलती, और हमें तो रेहान ये बताया गया था मियाँ जिदू आवेगा लग पता जावेगा। अगर मियाँ नवाज शरीफ अपना हल्का हार गया है, मरियम बीबी हार गई है, तो इनमें जीता कौन है? इसलिए मेरे भाई अगर बल्ले का निशान होता तो हम क्लीन स्वीप करते। ये 17 सीटें भी इनको ना मिलती हैं। और मैं देखें, आज मैं कहता हूं रेहान, अभी है 2 आप मिनट। ईवीएम पे इलेक्शन करवा लें, बल्ले का निशान हमें दे दें, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। बस सब नताइज तो आपने बाई इलेक्शंस में भी देख लिए। इवन केपी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी नशिस्त सिक्योर नहीं कर सकी। अगर इतनी ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी और वेव थी तो फिर केपी के इलेक्शंस के अंदर जो बाई इलेक्शंस है उसमें आप अपनी नशिस्त सिक्योर कर लेते। पंजाब के अंदर जो बुरी तरीके से शिकस्त हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, वो ना होती। रेहान भाई, हम तो आज तकरीबन मेरा ख्याल है कि जब से इलेक्शन हुए 8 फरवरी से एक बात ही बार बार कह रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को, इन जाली हुक्मरानों को जो फॉर्म 47 की पैदावार है, कि बनाएं जुडिशल कमीशन। काजी फाइज साहब की, हालांकि हमें उन पर रिजर्वेशंस हैं, उनकी क़यादत में जुडिशल कमीशन बना। शेर इक़्तिदार के 3 हल्के जिस पर तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि वो फॉर्म 45 के मुताबिक तीनों नशिस्तें जीत चुकी है। अब जाहिर है कि अगर पीटीआई का दावा दुरुस्त होता है तो फिर ये नून लीग के लिए बड़ी सुबकी की बात होगी। यूँ कहा जाए कि इस्लामाबाद की ये 3 नशिस्तें नून लीग के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तो ये गलत नहीं होगा। और जिस तरह इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस केस को सुना और हल्कों के फोरेंसिक ऑडिट की बात की, जिससे बजाय नून लीग इस मौजूदा ट्राइब्यूनल से खुश दिखाई नहीं देती। और यही वजह थी कि नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुर्रम नवाज ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की। पर ताज़ा तरीन पेशरफ्त ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के ट्राइब्यूनल जजेस की तब्दीली से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी। इससे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की। वकील राजा खुर्रम नवाज ने कहा कि केस इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुताल्लिक मुंतकिल करने की दरखास्त है। इलेक्शन कमीशन सेक्शन 151 के तहत केस दूसरे ट्राइब्यूनल्स को मुंतकिल करने का इख्तियार रखता है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल सीपीसी के अलावा कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने एकतरफा तौर पर जानिबदाराना कार्रवाई शुरू की हुई है। वकील ने मजीद कहा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल की कार्रवाई से जानिबदारी वाज़ेह है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने हमें मौका दिए बगैर एकतरफा तौर पर कार्रवाई शुरू की है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के रिमार्क से मेरा मौक्कल हरासा है। ट्राइब्यूनल ट्रायल कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है जो गैर कानूनी है। ट्राइब्यूनल अज खुद नोटिस ले रहा है जो ट्रायल कोर्ट के ज़ुमरे में नहीं आता। जानिबदारी की वजह से ट्राइब्यूनल पर अदम एतमाद का इजहार करता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि ट्राइब्यूनल ने किन अहकामात से आपको लगता है कि जानिबदारी जाहिर की है, जिस पर वकील राजा खुर्रम नवाज ने बताया कि ट्राइब्यूनल ने हमें बुलाए बगैर जुर्माने और एकतरफा कार्रवाई की। ट्राइब्यूनल ने मौका दिए बगैर 15,000 रुपये जुर्माना आयद किया। ट्राइब्यूनल के स्पीडी ट्रायल से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। तब अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये दरखास्तें मंजूर कर ली हैं और फाइनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तीनों रहनुमाओं की ये दरखास्तें आएंगी। क्या ट्राइब्यूनल तब्दील होते हैं, जजेस तब्दील होते हैं, यकीनन ये फैसला अब इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा खुर्रम शहजाद साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा खुर्रम शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहेगा कि इन तीनों नशिस्तों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज कर चुकी है और इलेक्शन ट्राइब्यूनल ये मामला बड़ी सूरत के साथ सुन भी रहा है। अब इस मौके के ऊपर जब फोरेंसिक ऑडिट के अहकामात जारी हो गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बुनियादी तौर पर एतराज़ात हैं क्या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को लेकर एतराज़ात हैं? देखिए जी, इसके अंदर क्योंकि ये एक ट्रायल कोर्ट है जिसने इलेक्शन के अंदर जो एप्लीकेंट हैं, जो भी उनकी रिजर्वेशन हैं, उसके ऊपर तहकीकात करनी है। लेकिन हमने देखा जो पिछली 2-3 डेट्स गुजरी उसके अंदर कोर्ट के अंदर कोर्ट का रवैया और कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मीडिया ट्रायल हुआ, उससे हम ये समझते हैं कि शायद जो कोर्ट है उसने अपना एक माइंड बना लिया है कि हमने इस केस को किस तरीके से आगे लेके चलना है। और मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हुई, जिस तरह एक दिन जो पिछली हमारी हियरिंग थी उसके अंदर कोर्ट के अंदर शायद कोर्ट ने ना रिमार्क्स दिए हों क्योंकि मैं खुद मौजूद नहीं था, लेकिन बाहर सारा दिन टीवी के ऊपर टिकल्स चले, बल्कि शाम को इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर प्रोग्राम्स हुए
कि जी वो राजा खुर्रम नवाज को 15,000 रुपया जुर्माना कर दिया गया, लेकिन ऐसी कोई जब ऑर्डर आया तो उसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी। फिर दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो इशू है, क्योंकि जब भी ट्रिब्यूनल अपना बनता है, इलेक्शन कमीशन उसको अपॉइंट करता है, तो उसके साथ साथ जो ट्रिब्यूनल होता है उसका इलादा से एक रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट करना होता है। क्योंकि यहाँ पे ना रजिस्ट्रार अपॉइंट हुआ, ना कोई जो एप्लीकेशंस थी वो भी उसमें जो थी कुछ टाइम बार थी, जिसकी वजह से हमें जो एप्लीकेशंस थी उनके ऊपर भी उन्होंने पहले फैसला देना था। लेकिन जिस तरह हमसे मुख्तलिफ और चीज़ें, जब हमने जवाब जमा करवाया तो उसके बाद हमें ये कहा गया कि आप बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवाएं। तो हमने तो उनसे कहा आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल की सरबराही करने वाले जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील किया जाए, टू बी प्रिसाइज। देखिए जी, हमारी तो प्रे ये है कि हमारा जो केस है वो किसी भी और ट्रिब्यूनल में आप भेज दें, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि जैसे कोर्ट ने अपना माइंड बनाया हुआ है। तो देखें, कोई भी हो, जब आप यानी आपको बुनियादी तौर पे कोर्ट के एतराज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पे है, जज पे अदम एतमाद कर रहा है। देखिए हमने एक प्रोसीजर है, हम ये चाहते हैं कि प्रोसीजर जो है वो पूरा अडॉप्ट किया जाए। यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल का रजिस्ट्रार है उसको भी अपॉइंट होना चाहिए, और जो हमारे रिजर्वेशंस हैं, जिस तरीके से हमें कोर्ट में ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे हम किसी दूसरी दुनिया के बंदे हैं। अच्छा खुर्रम नवाज तो साहब, मेरा सर खुर्रम शहजाद साहब, बड़ा सादा सा सवाल है। आपके पास सर अपने सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं? बिल्कुल है। तो जस्टिस तारिक जहांगीरी ने तो कहा था कि फोरेंसिक करा लेते हैं, फॉर्म बाय फॉर्म चलते हैं, फोरेंसिक करा लेते हैं। देखें, लेकिन कोर्ट का ये ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट का एक तरीकाकार है। तरीकाकार ये है कि आप ये नहीं हो सकता कि आप जो एविडेंस खास इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस दिन उसको पूरी कोर्ट के सामने खोल के उसी वक्त आप मैच करना शुरू कर दें, और फिर बाहर मीडिया के ऊपर जैसे मैं अपना केस हार गया हूँ, जो मेरे एप्लीकेंट हैं वो केस जीत चुके हैं। ऐसा नहीं है। अगर फ्रांजिक है तो फ्रांजिक भी हो, सारी चीजें हो, लेकिन इसका एक तरीकाकार है, जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, उस लॉ के जरिए हमने ये सारे चीजें जो एविडेंस हैं वो उन्होंने देना है कि ये चीजें रिगिंग हुई है या कोई ऐसी चीज देखिए हुई है। आप जीते हुए हैं एंड इफ यू आर फुली सैटिस्फाइड विद दिस, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर होने दे फोरेंसिक, चलने दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सर। मेरे भाई, अगर फ्रांजिक कराएं तो हमारा कोई एतराज नहीं, हम ये एतराज नहीं कर रहे। देखें, अब एक जिस तरह मेरे कोलीग हैं, उनकी एक इलेक्शन जो उसको एप्लीकेंट है, उन्होंने अपने डेट के ऊपर लॉ के मुताबिक उन्होंने वो एप्लीकेशन मूव ही नहीं की, उन्होंने अपनी कंप्लेंट मूव ही नहीं की। तो उसके ऊपर फैसला होना चाहिए। पहले तो ये हमने कोर्ट से कहा कि पहले इसके ऊपर फैसला करें, फिर आगे चलें। इसी तरीके से अब रजिस्ट्रार जो है सुप्रीम इस ट्रिब्यूनल का, वो अपॉइंट ही नहीं हुआ, तो हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार इसके ऊपर अपने एतराजात नहीं लगा सकता इन एप्लीकेशंस के ऊपर, या वो इनको परसू नहीं कर सकता। हमारा तो बेसिकली ये मकसद है। बाकी देखें, कोई भी कोर्ट होगी, कोई भी जज होगा, उसने ट्रायल करना है, उसने एविडेंस। अच्छा, अब आपकी दरखास्तें क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर ली हैं, तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको रेस्क्यू कर लेगा? देखिए, इसमें रेस्क्यू करने की बात नहीं है। हमने तो एक प्रोसेस की बात की है, लॉ की बात की है। अब उन्होंने नोटिस किए हैं दूसरी पार्टीज को, जो हमारे ओपोनेंट्स हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर ये एप्लीकेशंस दी हुई हैं। तो जब वो आएंगे, वो अगर उनकी बात लॉ के मुताबिक हुई तो उनकी सुनेंगे, नहीं तो हमारी सुनेंगे। किसी साइड पे तो ये मामला लगेगा। खुर्रम शहजाद साहब, देखिए वफाकी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, और उस सदारती ऑर्डिनेंस के अंदर यह है कि ट्राइब्यूनल्स के अंदर आप रिटायर्ड जजेस को भी लगा सकते हैं। तो आपको नहीं लगता इससे बदनीयती जाहिर होती है कि एक तरफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक ऑर्डिनेंस फौरी तौर पे उजलत में जारी करते हैं कि रिटायर्ड जज भी लग सके? यही शक है, यही प्रॉब्लम है कि जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं शायद वहां से कोई आपको रिलीफ ना मिल सके, तो ट्राइब्यूनल में मर्जी के जज लगा दें? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान सिंध के अंदर भी ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, और भी पाकिस्तान के हिस्सों में बने हुए हैं। 400 एप्लीकेशंस
इस वक्त चल रही हैं ट्रिब्यूनल्स के अंदर, तो इस्लामाबाद कोई अनोखा, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं हुई। यहाँ पे जी रोज टिकर चल रहे हैं टीवीज के ऊपर और ये चीज कही जा रही है जी और राजा खुर्रम साहब को जुर्माना हो गया, फलां को जुर्माना हो गया। हालांकि हकीकत में ऐसी कोई चीज नहीं हुई। ठीक है, ये थ्रू प्रोसेस जो है वो जरूर केस चले और पाकिस्तान के अंदर जो बाकी ट्रिब्यूनल्स बने हुए किसी भी शहर में, किसी भी सूबे के अंदर कहीं भेज दें। मेरा कहीं भी कोई रिश्तेदार जज नहीं लगा हुआ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये प्रोसेस के जरिए हो, ना उसमें हमारी इज्जत के ऊपर कोई फर्क आए और ना किसी और की इज्जत के ऊपर। ठीक है सर, लास्टली एंड वेरी क्विकली, आप चाहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही कोई और जज सुने या फिर किसी रिटायर्ड जज को आप समझेंगे कि अपॉइंट होना चाहिए? देखें जी, जिस मर्जी को इलेक्शन कमीशन अपॉइंट कर दे पाकिस्तान के अंदर से, कोई भी जज हो, मुझे कोई एतराज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। 400 पार के नारे से शुरू होने वाली नरेंद्र मोदी की इंतखाबी कैंपेन और इंतखाबी नताइज दोनों ऑन कॉन्ट्रेरी एक दूसरे से 180 डिग्री पर खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी 400 पार यानी 400 से ज्यादा नशिस्तें लेने का ख्वाब सजाए हुए थे, मगर उनकी पार्टी जो बीजेपी लेड एनडीए है वो 300 का हिस्सा भी अबूर नहीं कर पाई है। मोदी का इलेक्शन में 400 नशिस्तें लेने का ख्वाब चिकनाचूर हो चुका है। आम इंतखाबात में बीजेपी 2/3 अक्सरियत तो हासिल करती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अवाम ने अपने वोटों से भारत को शिकस्त और मोदी को कामयाब ज़रूर करा दिया। इस वक्त पार्टी पोजीशन की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 240 नशिस्तों के साथ बरतरी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 99 नशिस्तों पर मैदान मारा है। समाजवादी पार्टी को 37 नशिस्तें हासिल हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की 29 नशिस्तें हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मैदान मार लिया है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर तनाज़े वाले शहर अयोध्या में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हैदराबाद में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन अवैसी बीजेपी उम्मीदवार से आगे हैं और अब इस इलेक्शन में तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि पाकिस्तान और मुस्लिम दुश्मनी का बयानिया भारत में अपनी मौत आप मर रहा है। मोदी के पैरवी करते वो चैनल्स जिन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी को उभारा, लेकिन इस सब हथकंडों के बावजूद मोदी को वैसी कामयाबी नहीं मिल सकी जैसी कामयाबी का ख्वाब उसने देखा था। भारतीय इंतखाबी नताइज ने बड़े बड़े एग्जिट पोल्स के नताइज को भी गलत साबित किया है। भारतीय जर्नलिस्ट, भारतीय स्टेट मीडिया एग्जिट पोल्स में जो रिपोर्ट कर रहा था, ये इंतखाबी नताइज तमाम तर दावों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि मार्च से शुरू होने वाले एग्जिट पोल्स, पर्टिकुलरली एनडीए ने जो पोल किया था, एनडीटीवी ने, उसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी लेड कोलिशन को 399 नशिस्तें दी थी। एक और पोल था, एग्जिट पोल्स थे, जिसके अंदर 401 नशिस्तों के साथ नरेंद्र मोदी की पार्टी को बहुत आगे दिखाया गया था। शायद वो नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए स्टेट मीडिया की वो चाल थी, स्टेट ओन्ड मीडिया के जरिए से वो प्रोपेगेंडा था जो नरेंद्र मोदी हुकूमत में रहते हुए कर रहे थे, और वो चाहते भी यही थे। और उनकी लोग ये बयानिया बना रहे थे, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 2/3 अक्सरियत इसलिए दरकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, आइन के अंदर कुछ तरमीम करना चाहते हैं। और भारतीयों को शायद ये अंदाज़ा हो गया था कि कुछ ऐसी तरमीम की जाएंगी, लेजिस्लेशन कुछ ऐसी होगी अपनी मर्जी की, जिससे नरेंद्र मोदी का जो फैशिज्म है वो जोर पकड़ जाएगा, उरूज पकड़ जाएगा। और शायद यही वजह है कि फोर्सी करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को 2/3 अक्सरियत लेने से रोका है। ऑल दो नरेंद्र मोदी शायद वज़ीर आज़म तो बन जाए, हुकूमत तो बना लें, लेकिन 2/3 अक्सरियत से जब हुकूमत नहीं होगी और इतनी टफेस्ट ऑपोजिशन जो राहुल गांधी और फिर जो इंडियन अलायंस की सूरत में उनके सामने खड़ी हुई होगी, तो नरेंद्र मोदी को किस तरह हुकूमत करने देगी। किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि नरेंद्र मोदी जिस 2024 के इंतखाबात की तैयारी का बड़ा दावा कर रहे थे कि हम बहुत तैयारी से आ रहे हैं, शायद उन्होंने 2047 के इलेक्शंस की तैयारी की हुई थी, लेकिन 2024 के इलेक्शंस की तैयारी उसमें दिखाई नहीं देती थी। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की जाए, खासतौर पे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को जिस तरह की शिकस्त का सामना करना पड़ा है, यूपी के अगर 2014 के इंतखाबात देखें तो वहां पर तकरीबन 80-81 नशिस्तें ऐसी थी जो बीजेपी ने बड़ी आसानी से सिक्योर कर ली थी। 2019 के इंतखाबात के अंदर लगभग 70 के करीब ऐसी नशिस्तें थी जो बीजेपी सिक्योर करने में कामयाब हुई थी। और अब अगर 2024 के उत्तर प्रदेश के इंतखाबी नताइज और नशिस्तों को देखा जाए तो 30 से 35 नशिस्तें यूपी से बीजेपी को मिली हैं। यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2014 से 2024, यानी इन 10 सालों के अंदर आधी से ज़्यादा
जो डेंट है बीजेपी को या मकबूलियत में गिरावट है उसका सामना करना पड़ रहा है और पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं और एक ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं कि जब अपने इन पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अरविंद केजरीवाल को बिहाइंड द बार्स सलाखों के पीछे धकेला गया, उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज किया गया। नरेंद्र मोदी की तरफ से जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा सकते थे वहाँ की ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, वहाँ की मुक्तदरा की तरफ से, इवन राहुल गांधी ने तो अपने इस खिताब के अंदर खुफिया एजेंसीज के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया और आधी अदलिया भी वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ थी, इसके बावजूद वो इंतखाब जीतने में कामयाब हुए। नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, बहुत बड़ा ब्लो है और यकीनन डेमोक्रेसी के लिए नेक शगुन है कि लोगों ने अपने वोट के जरिए से अपने बैलेट पर गुस्सा निकाल के ये साबित किया है कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। मुल्की माशी मैदान से अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। महंगाई में कमी और बरामदात में इजाफे की नवीद है। महंगाई में कमी की बात करें तो इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई एक साल में 38% से 11.8% पर आ गई है और इदारे शुमारियात के मुताबिक अप्रैल के मुकाबले मई में CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11.76% रिकॉर्ड किया गया, जबकि अप्रैल में ये CPI 17.34% था। सिर्फ यही नहीं बल्कि बरामदात जो हमारी मईशत का पिछले कुछ सालों में बड़ा मसला रही हैं वो मसला भी अब हल होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की बरामदात में 3 साल बाद मई 2024 के दौरान 19% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2021 के बहाना बुनियादों पर बरामदात 18.76% जो है वो के हिसाब से बढ़ रही हैं। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान दौरे चीन पर हैं, चीन पहुंच चुके हैं, उनकी अहम मुलाकातें हैं, हुवावे जैसे बड़े मरकज़ का दौरा भी है। उम्मीद है कि रोल ओवर्स के अलावा चीन से सरमायाकारी भी पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डोमेन है वो ज़्यादा फले फूलेगी, ग्रो करेगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।